आपको क्या लगता है हमारी दुनिया का सबसे अनएक्सप्लोर एरिया कौन सा है? स्पेस नहीं, जवाब है डीप ओशियन। जी हाँ, हम जितना स्पेस के बारे में जानते हैं उतना समुद्र के गहरे पानी के बारे में नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जो अंधकार से भरी है, लेकिन यहाँ ऐसे क्रिएचर रहते हैं जो साइफाई मूवी से ज्यादा अजीब और फैसिनेटिंग है। क्या आपको पता है कि एक ऐसी फिश है जो 50 फीट तक लंबी हो सकती है, या एक क्रैब जो अपने हाथों से खेती करता है? ऐसे क्रिएचर जो अंडर वाटर दुनिया के एलियंस लगते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र की गहराइयों में, जहां साइंस फिक्शन नहीं, रियल लाइफ सी मॉन्स्टर रहते हैं। और एक और शॉकिंग बात, इन क्रिएचर्स का सरफेस पे आना सुनामी और क्लाइमेट चेंज का एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। क्या ये एक नेचर का सिग्नल है जो हमें समझना चाहिए? अगर आपको लगा कि दुनिया के सभी प्राणी डिस्कवर हो चुके हैं तो आप गलत हैं। डीप सी एक ऐसी अनएक्सप्लोर दुनिया जिसमें अभी भी हमें नए क्रिएचर मिल रहे हैं, जो साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों आइए आज समझते हैं इसको डीप से। नंबर 1, और फिश को रियल लाइफ सी सर्फेंट भी कहा जाता है। ये एक लंबी और पतली मछली है जो समुद्र के सबसे डीपर पार्ट में रहती है। ये प्लांट बेस्ड फूड, स्मॉल फिश और जेली फिश खाती है। और फिश ब्रॉड का स्पॉनिंग करती है, मतलब फीमेल्स पानी में हजारों एग्स रिलीज करती है और मेल स्पर्म ये एग्स सरफेस के पास फ्लोट करते हैं और धीरे धीरे लावी बनकर डीप सी में वापस चले जाते हैं। और फिश कई बार जब सरफेस पे दिखाई देती है तो लोग सुनामी से इसे जोड़ते हैं, लेकिन इसका साइंस क्या कहता है? साइंटिस्ट मानते हैं कि जब डीप सी के अंदर स्ट्रेस होता है या टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो ये क्रिएचर सरफेस पे आ जाते हैं। नंबर 2, स्केरी फुट स्नेल। एक स्नेल जो आयरन का आर्मर पहनता हो। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि स्नेली फुट स्नेल है जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रहता है। ये अपनी बॉडी में आयरन अब्सॉर्ब करता है और एक ऐसी शेल डेवलप करता है जो मेटल से बनी होती है। ये अलगी और छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है जो सी फ्लोर पर रहते हैं। इसकी ब्रीडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के रो पे जेलाटिनस एग मासेस ले करता है। जब एग्स हैच होते हैं तो लार्वी नए वेंट एरिया में सेटल हो जाते हैं। नंबर 3, डम्बो ऑक्टोपस। अगर आपको लगता है कि डीप सी क्रिएचर सिर्फ टेरिफाइंग होते हैं तो मिलिए डम्बो ऑक्टोपस से। इसके बड़े प्यारे एयर लाइक फिन्स इससे एक डिज्नी कैरेक्टर जैसा बनाते हैं। ये स्मॉल मरीन एनिमल जैसे क्रैब और वॉर्म्स को हंट करता है और खाता है। डम्बो ऑक्टोपस का कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। फीमेल एक टाइम पे अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस के एग कैरी करती है और जब सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तब एग्स को कोरल्स या रॉक्स पे प्लेस कर देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑक्टोपस और दूसरे ऑक्टोपसेस की तरह ब्रीडिंग के बाद नहीं मरते बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर सकती है। नंबर 4, यटी क्रैब। ये एक क्रैब जो खेती करता है। यटी क्रैब अपने फुर कवर्ड क्लॉस के लिए फेमस है। ये सल्फर बैक्टीरिया ग्रो करता है और फिर उन्हीं बैक्टीरिया को खाता है। यटी क्रैब्स के मेल्स और फीमेल्स फर बनाते हैं। फीमेल फर्टिलाइज एग्स अपनी बेली के नीचे कैरी करती है जब तक वो हैच नहीं हो जाते। जब लार्वी निकलते हैं तो वो पानी के करंट में फ्लोट करते हैं और फिर वेट एरियाज में सेटल हो जाते हैं। नंबर 5, वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड डीप सी का एक मिस्टीरियस और क्रैपी क्रिएचर है। ये ऑक्सीजन पूर वाटर में सरवाइव कर सकता है और अपनी बॉडी से ब्लू रेड लाइट अमिट कर सकता है जो प्रेडिटर्स को कंफ्यूज कर देती है। ये स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स और डेट्राइटर्स खाता है। वैम्पायर स्क्विड दूसरे स्क्विड्स की तरह एक बार में हजारों एग्स ले नहीं करता, बल्कि ये मल्टीपल स्मॉल बैचेस में एग्स ले करता है और धीरे धीरे अपनी रिप्रोडक्टिव एनर्जी यूज करता है। ये भी एक तरह से समुद्र में सर्वाइवल का तरीका है। नंबर 6, जाइंट स्क्विड। बचपन में सुना था कि एक समुद्र में बड़ा ऑक्टोपस शिप्स को नीचे खींच लेता है। जाइंट स्क्विड इज रियल। ये 60 फीट
फीट तक बड़ा हो सकता है और अपनी मैसिव टेंटिकल्स और पावरफुल सकर से फिश और छोटी स्क्विड्स को हंट करता है। जायंट स्क्विड इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है जिसमें मेल अपनी स्पर्मेटोफोर फीमेल को ट्रांसफर करता है। फीमेल फिर हजारों जेलेटिनस एग्स को एक बड़े फ्लोटिंग मास में ले करती है जो पानी में ड्रिफ्ट करता है जब तक हैच नहीं हो जाता। नंबर 7, बैरल आई फिश, एक मछली जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है और आप उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये डीप सी में अपनी आंखों को रोटेट करके प्रे ढूंढती है और ज़ोहा प्लांटन और स्मॉल फिश खाती है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कम नॉलेज है पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फॉलो करती है। मेल और फीमेल एग्स और स्पर्म को पानी में रिलीज करते हैं और फिर लार्वी सरफेस के पास डेवलप्ड होते हैं। नंबर 8, सी एंजल। सी एंजल एक ट्रांसपेरेंट और ग्लोइंग क्रिएचर है जो डीप सी में जेलीफिश और स्मॉल मरीन्स एनिमल्स को खाता है। ये बिल्कुल एक छोटी फ्लाइंग फेरी जैसा लगता है। सी एंजल्स हमें फेवराइडाइज होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मीटिंग के टाइम ये एक दूसरे से लिपट जाते हैं और स्पर्म एक्सचेंज करते हैं। बाद में दोनों एग लेस कर सकते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। नंबर 9, बायोलुमिनेसेंस। डीप सी क्रिएचर अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइट प्रेडिटर्स से बचने, कम्युनिकेशन और हंटिंग के काम आती है। बहुत सारे डीप सी क्रिएचर्स बायोलुमिनेसेंस का यूज करते हैं ताकि वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। कई फिश और जेलीफिश रिदमिक लाइट पैटर्न्स अमिट करती है जो एक तरह का मीटिंग सिग्नल होता है। नंबर 10, ब्लडी बेली कोम जेली। ये जेलीफिश का एक टाइप है जो अपनी ग्लोइंग रेड बेली के लिए जाना जाता है। ये प्लैंकटन और स्मॉल मरीन ऑर्गेनिजम्स को खाता है। कोम जेलीज दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मतलब ये एग्स और स्पर्म रिलीज कर सकते हैं या फिर अपनी बॉडी को तोड़कर नई कोम जेली बना सकते हैं। नंबर 11, स्ट्रॉबेरी स्क्विड। एक स्क्विड जो एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। ये ज़ोआ प्लैंकटन और स्मॉल फिश को हंट करता है और खाता है। स्ट्रॉबेरी स्क्विड अपने एग्स को पानी में फ्लोटिंग एग मासेस की तरह रिलीज करता है। ये एग्स ओशियन करंट के साथ ड्रिफ्ट करते हैं और जब हैच होते हैं तो स्मॉल स्क्विड धीरे धीरे डीप सी में माइग्रेट करते हैं। नंबर 12, ब्लैक सी डेवल एंगलर फिश। एंगलर फिश एक टेरिफाइंग क्रिएचर है जो अपनी ग्लोइंग लुअर से फिश को अट्रैक्ट करता है और फिर एक सेकंड में उन्हें खा जाता है। एंगलर फिश का ब्रीडिंग मेथड सबसे ज्यादा अजीब है। मेल एंगलर फिश फीमेल से काफी छोटा होता है। जब उससे एक फीमेल मिलती है तो वो उसकी बॉडी को बाइट कर लेता है और धीरे धीरे फीमेल के साथ फ्यूज हो जाता है। मेल का शरीर डिसॉल्व हो जाता है और सिर्फ उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है जो फीमेल को स्पर्म प्रोवाइड करता है जब भी उसे जरूरत होती है। नंबर 13, स्मूथ लम्प फिश। ये फिश अपनी स्मूथ और राउंड बॉडी के लिए फेमस है और एल्गी और स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स को खाती है। स्मूथ लम्प फिश का मेल एग्स की फुल प्रोटेक्शन करता है। जब फीमेल एग्स ले करती है तो मेल उन्हें गाइड करता है और किसी भी प्रेडेटर से बचाता है जब तक एग्स हैच नहीं हो जाते। नंबर 14, जायंट फैंटम जेलीफिश। एक जेलीफिश जो जाइगेंटस साइज की होती है और अपने टेंटिकल से प्लैंकटन और स्मॉल क्रिएचर को ट्रैप करती है। जेलीफिश स्पर्म और एग्स को डायरेक्ट पानी में रिलीज करती है जिसमें फर्टिलाइजेशन रैंडमली होती है। लार्वी सी फ्लोर पे अटैच हो जाते हैं और धीरे धीरे डेवलप होके एक नए जेलीफिश में बदल जाते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स और टॉक्सिक केमिकल्स ने समुद्र को पॉइजन कर दिया है। फिश और टर्टल्स मर रहे हैं, उनकी बॉडीज में हाई लेवल टॉक्सिन मिल रहा है। क्या ये नेचर का रिवेंज है? लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, इंसान के सिगरेट एक्सपेरिमेंट भी ओशियन की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मिलिट्री सोनार टेस्टिंग और अंडर वाटर ड्रिलिंग की वजह से वेल्स और फिश डिसओरिएंटेड हो जा रही है। ये लोग बीच पर आके मर क्यों रहे हैं? हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक
प्लास्टिक ओशियन में जाता है। टर्टल इसे फूड समझ के खा लेते हैं, जो उनके स्टमक को ब्लॉक कर देता है। ये एक स्लो और पेनफुल डेथ होती है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ये टेम्परेचर चेंजेस फिश और दूसरे क्रिएचर को ज्यादा गर्म वाटर से ठंडे वाटर की तरफ माइग्रेट करने पे मजबूर कर रहा है। ये माइग्रेशन उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर रहा है और उन्हें सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। साइंटिस्ट और कॉन्जर्वेशनिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो सके। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और पॉल्यूशन कंट्रोल से हम इन डैमेजेस को स्लो कर सकते हैं। अगर हम अभी एक्शन ले तो हम इन अमेजिंग क्रिएचर्स को बचा सकते हैं। डीप सी एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदगी की कहानियां छुपी हुई है, लेकिन ये दुनिया अब खतरे में है। जो क्रिएचर्स यहाँ रहते हैं उन्हें बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो ये क्रिएचर हमारे लिए सिर्फ एक कहानियां बनकर रह जाएंगे। समुद्र को बचाना हमारा फर्ज है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो समुद्र के कंजर्वेशन के बारे में ज्यादा जानिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करिए और ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाइए। हम मिलकर फर्क ला सकते हैं। वन साइड अ क्लीन ओशियन फुल ऑफ लाइफ, द अदर साइड पोल्यूटेड ओशियन फुल ऑफ डेड। ये दोनों फ्यूचर पॉसिबल है। एक इंसान के डिसीजन पे डिपेंड करता है तुम क्या चूज करोगे। कमेंट में जरूर बताना।